हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। In case you find my videos of some real help, in case you believe what I do is worth it, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. See, as humans हम सबको कुछ ना कुछ incentive चाहिए होता है ताकि हम जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको consistently करें. In this space, I need only one incentive, and that is your liking the video. If you like the video, the reach of my channel and my videos would get expanded. Please help me reach a bare minimum of subscriber count so that I continue with what I do. Okay, let's get started. तो आज का अगर हम न्यूज़पेपर एनालिसिस की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा द हिंदू के आर्टिकल्स पे फोकस करेगा. पिछले 3 दिन से हम मोस्टली इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा ले रहे थे. आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एडिटोरियल्स भी द हिंदू में ही आए हैं. जैसे विंडफॉल टैक्स को एक्सप्लेन किया है सुहासिनी हैदर, जो इज़ अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड अ वेरी रिनाउंड ऑथर इज वेल. उनका भी एक एडिटोरियल आया है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 3 आर्टिकल्स हैं जो आप आइसोलेटेड वे में देख सकते हैं. जैसे फर्स्ट ये, सेकंड ये आर्टिकल, और तीसरा जो सुहासिनी हैदर जी का एडिटोरियल है. आप तीनों को आइसोलेटेड मैनर में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तीनों को एक कॉम्प्रहेंसिव मैनर में डिस्कस करूंगी और आपको पता चल जाएगा कि तीनों एक दूसरे से लिंक्ड कैसे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंडिया चाइना कंफर्म विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम PP-15 इन लद्दाख. देखिए क्या हुआ है कि हमें पता था कि ऑलरेडी ये लोग एक ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं SEO समिट के लिए, यानी कि जो उज़्बेकिस्तान में होने वाली है, ताकि अगर बाय चांस मिस्टर मोदी और मिस्टर शी को मिलना है वहाँ पे साइड लाइन्स पे समिट के, तो कुछ क्लियर ग्राउंड होना चाहिए डोमेस्टिक लेवल पे भी दोनों के लिए कि ट्रूप डिसएंगेजमेंट हो रही है. और इंडिया और चाइना दोनों ही साइड्स ने वेरीफाई कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि हमने अपनी अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से. कहाँ पर? गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, ईस्टर्न लद्दाख के. तो अब नाउ वी हैव गॉटन द डिसएंगेजमेंट कंप्लीटेड देयर. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, मैंने कल भी समझाई थी, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको दोबारा समझाऊं कि डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन में डिफरेंस क्या होता है. आई quite often seen people getting confused between these two terms. They think they consider them to be same, but it is not. तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब भी एक बॉर्डर एरिया होता है तो जो ट्रूप्स दोनों साइड की स्टेशन होती है, जो दोनों कंट्रीज एक बॉर्डर के इस पार हैं दूसरे पार हैं, तो दोनों की ट्रूप्स को जब स्टेशन किया जाता है, दोनों ही बॉर्डर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे स्टेशन होते हैं. लेकिन क्राइसिस के टाइम पे क्या होता है, जैसे कि हमने गलवान वैली क्लैश देखा था, इन तरह के क्राइसिस के टाइम पे क्या होता है, जो दोनों ट्रूप्स हैं दे कम नियरर टू द बॉर्डर, जहां से वो पहले हुआ करते थे. अब ये जो नियरर पॉइंट है, इसको हम फॉरवर्ड एरियाज कहते हैं. दोनों अपने पहली वाली पोजीशन से जहां बॉर्डर के पास आ गई, उन्हें हम फॉरवर्ड एरियाज कहते हैं. तो अगर हम डी एस्केलेशन की बात करें, डी एस्केलेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ट्रूप्स रिटर्न करती हैं अपनी पीस टाइम लोकेशंस पे. पीस टाइम लोकेशंस वही लोकेशन है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे यूजुअली बॉर्डर के पास दोनों ट्रूप्स स्टेशनड होती हैं. तो जब पीस टाइम लोकेशंस पे, फॉरवर्ड एरिया से पीस टाइम लोकेशंस पे आप चले जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डी एस्केलेशन. तो डिसएंगेजमेंट क्या होता है, देखिए अगर गलवान क्लैश की बात करें तो गलवान क्लैश इतना बड़ा क्राइसिस हो गया था कि दोनों साइड्स की जो ट्रूप्स थी वो आई बॉल टू आई बॉल आ गई थी. मतलब एकदम फेस ऑफ सिचुएशन में, बिल्कुल आपके बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा है दूसरे देश का सेनानी. तो इतनी पास आपके बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं. तो वो आई बॉल टू आईबॉल जो सिचुएशन है, फॉरवर्ड एरिया से भी काफी आगे है. कभी कभी तो अपने बॉर्डर को, जो माना गया बॉर्डर है, उसको भी आप लांग देते हैं. तो इस केस में क्या होता है, हमें चाहिए होती है डिसएंगेजमेंट, जो हमने अभी कंप्लीट की है. हम क्या कहते हैं, ठीक है, हम अपने फॉरवर्ड एरियाज तक जा रहे हैं. तो फॉरवर्ड एरियाज तक अभी यही हुआ है कि इंडिया और चाइना के ट्रूप्स फॉरवर्ड एरियाज तक चले गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा तरह से कंप्लीट हो जाए डी एस्केलेशन. तो डी एस्केलेशन में क्या होगा, अब ये जो फॉरवर्ड एरियाज से दोनों जा चुके हैं, वापस चले जाएंगे अपने पीस टाइम लोकेशंस पे. ये कब होगा हमें अभी देखना बाकी है.
ओके तो बीजिंग ने काफ़ी वेलकम किया है, हमें पता है इस डिसएंगेजमेंट को। ऑब्वियसली इनका वेलकम भी बहुत ही हिडन वेलकम होता है। इन्होंने कहा है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है, लेकिन हम इस चीज़ को अभी भी स्टेट करते हैं, रिएटरेट करते हैं कि हम इंडिया की ये डिमांड कि आप स्टेटस को एंटे को रिस्टोर कर लीजिए। जो स्टैंड ऑफ यानी कि जो 2020 का जो स्टैंड ऑफ था, उससे पहले जो भी सिचुएशन हुआ करती थी अप्रैल 2020 से, आप वहां चले जाइए। हम वो नहीं करने वाले, क्योंकि हम मानते हैं कि इंडिया ने इलीगली ही एलएसी को क्रॉस करके अपना वो बनाया हुआ था। पहले जो स्टेटस क्वो पे वो खड़े थे, वो कभी इंडिया का पार्ट है ही नहीं। तो इन्होंने ये डिमांड, पॉजिटिव डेवलपमेंट तो इन्होंने बोल दी, पर इन्होंने कहा लेकिन हम अभी उस बात पे कायम है अभी भी। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें देखना है वो ये है कि ईरान में अर्ज इंडिया टू रीस्टार्ट ऑयल इंपोर्ट। देखिए इसमें भी 2-3 एडिशनल चीजें मुझे आपको बतानी है, क्योंकि कई आर्टिकल जिससे पहले आए थे, हम पिछले 1-2 महीने से जब न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 2 months ऑलमोस्ट कि मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रही हूँ। तो बीच में 1-2 आर्टिकल्स और भी आए थे ईरान की मेंबरशिप से रिलेटेड। उस समय क्या हुआ था मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले हम इस पूरे पैराग्राफ की एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं। ओके अब देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान इंडिया को नज करेगा कि हम दोबारा से जो ईरान से पहले क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया करते थे, जो स्वीट है, स्वीट इन द सेंस काफ़ी सल्फर में कम है, विच इज़ गुड। क्रूड ऑयल जितना सल्फर में कम हो उतना ज़्यादा बेहतर। तो हम चाहते हैं कि ईरान ये चाहता है कि हम दोबारा से रिवाइव कर लें अपना ये जो रिश्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता था। ईरान हमें एक्सपोर्ट करता था, हम इंपोर्ट करते थे। तो अब ये जो इब्राहिम राइसी जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, और नरेंद्र मोदी जी क्योंकि समिट में जाएंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट जो समरकंद में होने वाला है, उज्बेकिस्तान में होने वाला है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों शायद वहां पे साइड लाइन्स पे मिले। और जो राइसी हैं वो शायद नज करेंगे, एम्फसाइज करेंगे इंडिया को कि प्लीज आप अपनी चॉइस खुद की बनाइए और हमसे ऑयल इंपोर्ट करिए। और ये पहली बार ऐसा होगा कि दोनों लीडर्स मिलेंगे, अगर मिले तो, क्योंकि राइसी का इलेक्शन अभी रिसेंटली लास्ट ईयर कंडक्ट किया गया था, जिसमें वो जीते थे और प्रेसिडेंट बने थे। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान ने ज्वाइन कर लिया है एससीओ को एज अ मेंबर दिस ईयर। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। तो यहाँ पे देखते हैं और क्या लिखा है, और क्वेश्चन क्या है। देखिए इंडियन ऑयल के इंपोर्ट का ईरान से, जिसे कैंसिल कर दिया गया था 2018-19 में, आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आप एक कंसिस्टेंट न्यूज़ पेपर या फिर यूजुअली आप लेवल पे एक जनरल स्तर पे एक अवेयर इंसान है, तो आपको पता है मिस्टर ट्रम्प, ही वाज सो स्टॉन्च एंटाई ऑफ ईरान, और इसीलिए उन्होंने हर तरह की सैंक्शंस ईरान पे लगा दी थी, जिसमें से एक सैंक्शन ये थी कि कोई भी कंट्री अगर ईरान से ऑयल भी या किसी भी तरह का संबंध रखेगी, ऑयल इंपोर्ट करेगी, तो वो कंट्री भी सैंक्शंस के भीतर ला दी जाएगी। तो इसके चलते ही हमने बिल्कुल जीरो कर दिए थे। अचानक से हम इतना ऑयल इंपोर्ट करते थे, जिसमें से ईरान काफ़ी बड़ा सप्लायर था, हमने एकदम कंप्लीटली कैंसिल कर दिए थे अपने सारे ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स को उनके साथ। तो 2018-19 की ये बात है। और यही सब कुछ हम देखते हैं। छाबार पोर्ट पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई बायलैटरल टॉक्स हों। ऑलराइट। और सबसे ज़्यादा लेकिन इस देखिए जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा अगर हमारी सबकी आंखें किसी चीज़ पे गड़ी होंगी, जो हर इंसान स्पेक्युलेट कर रहा है, हर इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ये देखना चाहता है कि क्या चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्या ये दोनों मिलेंगे एलएसी स्टैंड ऑफ के बावजूद। देखिए ऑब्वियसली लोग कह तो यही रहे हैं, सब यही मानते हैं कि ये जो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियर किया जा रहा है, जो डिसएंगेजमेंट हो रही है एलएसी स्टैंड ऑफ पे, जैसा कि हमने फर्स्ट आर्टिकल में देखा, वो इसीलिए है कि डोमेस्टिकली सबके दिमाग में ये चीज़ सेट कर दी जाए। जी हाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, चाइना इज बीइंग नाइस टू अस एंड सो आर वी, सो लेट्स हैव टॉक्स, व्हाट्स रॉन्ग इन एटलीस्ट हैविंग टॉक्स, मे बी द टॉक्स कैन बी यूज्ड फॉर स्टेटिंग आवर ओन क्लेम्स, कि हम तब तक एक नॉर्मल रिश्ता चाइना के साथ नहीं हो सकता जब तक बॉर्डर्स पे एक नॉर्मल रिश्ता नहीं हो जाता। तो क्या पता इसी चीज़ के लिए यूज़ कर लिया जाए इस फोरम को। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। और अगर हम बात करें, यही सारी यूएस सैंक्शंस की बात करी गई है। अब जो मुझे आपको चीज़ बतानी थी, जो एक बैकग्राउंड मुझे क्रिएट करना था, आपको याद होगा जब हमने ईरान की मेंबरशिप का जो वेलकमिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें पाकिस्तान और इंडिया की जो स्टेटमेंट्स थी, हमने दोनों ही डिस्कस की थी। सबसे पहली स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के ऑफिशियल ने उस टाइम पे उस फोरम को यूज़ किया था ईरान के उस चीज़ को ज्वाइन करने के, इसको एससीओ के ज्वाइन करने को
इस तरह से यूज किया था क्योंकि पाकिस्तान ने काफी एम्फसाइज किया था। देखिए पाकिस्तान चाइना दोनों ही इसका पार्ट है, तो दोनों ने मिलकर, स्पेशली पाकिस्तान ने एम्फसाइज किया था अरे हम तो चाहते हैं कि और थर्ड पार्टीज सीपेक को ज्वाइन करें। हम चाहते हैं कि आसपास वाले जो नेबर्स हैं ज्यादा से ज्यादा, अब हम एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। अभी तक जो सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक रिश्ता हुआ करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ब्रिजेस डेवलपमेंट, हाईवेज एंड स्टफ लाइक दैट, अब ये रिश्ता थोड़ा और एक्सपैंड किया जाए, इसमें थर्ड कंट्रीज भी इंक्लूड की जाए। इसीलिए हम ईरान को इन्वाइट करते हैं कि वो सीपेक को ज्वाइन करे। इंडिया का बहुत ही इस पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। इंडिया ने कहा था देखिए सबसे पहले तो हम सीपेक के बनाए गए हर एक प्रोजेक्ट को बिल्कुल खारिज करते हैं, वो वैलिड ही नहीं है, इट इज वॉइड अब इनिशियो, वो शुरू होने से पहले ही एकदम इनवैलिड चीज है। क्यों इनवैलिड है? देखिए सबसे पहले तो आप हमारी टेरिटरी में से जितने भी आप ब्रिजेस बना रहे हो वो सारे हमारी टेरिटरी से पास करते हैं। आप पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन में आप ये सब कुछ कर रहे हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में, लेकिन वो ऑफिशियली हम मानते हैं कि वो हमारी टेरिटरी है और हमारा स्टैंड आज भी उस पर उतना ही है। तो अगर कोई भी तीसरी कंट्री जैसे कि ईरान, हमने स्टेट नहीं किया था पर हमारा मोटिव यही था कि अगर कोई भी तीसरी कंट्री सीपेक को ज्वाइन करेगी तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के वो भी खिलाफ जा रही है। और फिर इंडिया ने अपना क्या ईरान की मेंबरशिप पे चीज क्लेम की थी, उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पे हम एंगेजमेंट करेंगे, हम पाकिस्तान को बाईपास करके हम अफगानिस्तान के साथ भी और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी हम, बल्कि हम चाहते हैं कि ये जो जो ईरान के साथ हमारा रिश्ता है जो चाबहार पोर्ट के फॉर्म में, हम उसको एक्सपैंड करें, सारी सेंट्रल एशियन जो नेशंस हैं बाकी वो भी इससे बेनिफिट कर सकते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, डेफिनेटली। तो ये हमारा स्टैंड पॉइंट था। अब हम देखते हैं कि सुहासिनी हैदर जी ने मल्टीपल अलाइनमेंट के बारे में क्या कहा है। हाउ इज इंडिया अ मास्टर एट बैलेंसिंग द ब्लॉक्स। ओके, तो देखिए सुहासिनी हैदर जी जो लिखती हैं इट इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी न्यूट्रल, बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से लिखती है। सो लेट्स गिव इट अ रीड। देखिए उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो बुक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि एस जयशंकर की एक बुक है, आपको पता है, द इंडिया वे। द इंडिया वे में एस जयशंकर ने क्रिटिक प्रोवाइड किया है इंडिया की ट्रेडिशनल पॉलिसी जो नॉन अलाइनमेंट की है। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हमने इंडियन एक्सप्रेस में अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पे डिस्कस किया था जिसमें एस जयशंकर ने ये कहा था क्योंकि अब हम पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं यूके को टेक ओवर करके अभी पिछले हफ्ते ही, तो अब आप विश्व की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पिछले जो इतना ट्रेडिशनली 50s 60s के टाइम पे जो पॉलिसी काम कर गई, शायद उस टाइम पे उस चीज की नीड थी, आज नहीं है। आज हम बोलेंगे अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है संसार में, एक सबसे बड़ी इकोनॉमी, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज चुप कैसे रह सकती है? हमें जो भी लगता है हमें बोलना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए, एंड दैट इज द करेक्ट कोर्स of action for India as a growing nation as the fifth largest economy of the world। तो इस बुक में भी एस जयशंकर का यही एक नैरेटिव है। उन्होंने कहा है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट है, वो एक ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट जो पास्ट की है वो फेल हो चुकी है। आज के प्रेजेंट टाइम में इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि हमें एक्चुअल में इट शुड एक्चुअली गिव वे टू अ मोर रियलिस्टिक मल्टीपल एंगेजमेंट ऑफ द फ्यूचर। हमें नॉन अलाइनमेंट की जगह मल्टीपल अलाइनमेंट करनी चाहिए। नॉन अलाइनमेंट मतलब ना तो आप उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर का टाइम था, ना तो आप यूएसए के साथ थे, ना ही आप यूएसएसआर के साथ थे, तो आप दोनों से बेनिफिट करते थे एक्चुअली, क्योंकि हम दोनों से ही अपने संबंध मेंटेन कर रहे थे। और ये तो आप जानते ही हैं, सबसे ज्यादा दोस्ती जो हमारी हुई है उस टाइम पे रशिया के साथ, उसी समय पे हुई थी। लेकिन नैम नेहरू जी का एक कह सकते हैं एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक ऑप्शन था विच वॉज करेक्ट एट दैट टाइम। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो इंडिया को फोकस करना चाहिए मल्टीपल एंगेजमेंट्स पे, मल्टीपल अलाइनमेंट पे। वो हम देख रहे हैं एससीओ के साथ हम कर रहे हैं, ब्रिक्स हम मेंबर हैं ब्रिक्स के, हम देखेंगे कैसे, और फिर हम क्वाड के भी मेंबर हैं। सो दिस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन एज बिलीव्स आर फॉरेन मिनिस्टर। ओके, और इन्होंने कहा है दिस इज अ गेम बेस्ट प्लेड ऑन द फ्रंट फुट, अप्रिशिएटिंग दैट प्रोग्रेस ऑन एनी वन फ्रंट स्ट्रेंथन्स दैट ऑन ऑल अदर्स। फ्रंट फुट का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी वर्ड यूज हुआ होता है बैक फुट मतलब आपको डिसएडवांटेज हो रहा है, फ्रंट फुट मतलब होता है कि आपको एडवांटेज हो रहा है। तो एस जयशंकर जी लिखते हैं कि
इस तरह की गेम जब हम प्ले करेंगे मल्टीपल एंगेजमेंट्स की, तो हम एक एडवांटेज पे रहेंगे, क्योंकि अगर एक भी फ्रंट पे एक भी किसी अलाइनमेंट में हम सक्सेस हासिल करते हैं, एक भी अलाइनमेंट अगर प्रोग्रेस करता है, तो बाकी अलाइनमेंट्स भी ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेंगे। देखिए, अगर हमारा चाइना के साथ या रशिया के साथ रिश्ता ब्रिक्स में सही रहता है, तो ऑब्वियसली क्वाड थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाएगा कि इनके साथ तो रिश्ता सही है, तो क्वाड भी अपना रिश्ता और बढ़ाने की कोशिश करेगा। सो यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो फिर उन्होंने ये क्या किया है, यहाँ पे सुहासिनी हैदर जी ने लिखा है कि जब अनाउंस किया गया है मिस्टर मोदी की विजिट को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में, जो समारकंड यानी कि उज्बेकिस्तान में होने वाली है इस हफ्ते सितंबर 15 और 16 के बीच में, तो इससे सर्टनली मिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सर्टनली स्पोकन विद हिज फीट। मतलब व्हाट इज स्पीकिंग विद योर फीट, इसका मतलब होता है कि उन्होंने सिर्फ बातें ना करके अपने ओपिनियन को व्यक्त करने के लिए, बल्कि एक्शन लिया है इस मल्टीपल एंगेजमेंट की चीज को मेंटेन करने के लिए। एक्शन कैसे लिया है? देखिए, जितने भी लीडर्स अटेंड कर रहे हैं, और इस बार तो सब अटेंड कर रहे हैं, सारे लीडर्स अटेंड कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म में एससीओ का। इनफैक्ट शी जिनपिंग, आपको पता है, कोविड-19 पैंडेमिक से लेकर अभी तक बाहर नहीं निकले थे चाइना से, वो भी आ रहे हैं। तो जितने भी लीडर्स ये अटेंड कर रहे हैं, देखिए ये इस टाइम का इस टाइम पे अटेंड कर रहे हैं जब ऑब्वियसली कोविड-19 पैंडेमिक बढ़ रहा है। इनफैक्ट चाइना के तो कहीं प्रोविंसेस में दोबारा से लॉकडाउन्स भी लग रहे हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। ऑब्वियसली पुतिन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब अब यूक्रेन को इतने टेरिटोरियल गेन्स मिल रहे हैं, खार्किव रीजन जा चुका है उसके हाथ से, डॉनबास इज ऑल्सो इज इन डेंजर, राइट? तो इन चीज़ों के भी चलते हुए उनका यहाँ पे आना, रशियन प्रेसिडेंट का। और अगर हम बात करें जो अपकमिंग एक और चाइना के सिर पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, जिसका नाम है चाइनीज पार्टी कांग्रेस अक्टूबर में, जिसमें शायद शी जिनपिंग को एक थर्ड टर्म मिलने वाला है जनरल सेक्रेटरी के रूप में अपनी पार्टी का। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और जो पाकिस्तान के चीफ भी शहबाज शरीफ जी भी तब आ रहे हैं जब पाकिस्तान एकदम डूबा हुआ है। 33 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव गॉटन अफेक्टेड, somehow or the other, और पाकिस्तान की इतनी फ्लड्स के चलते हुए भी पाकिस्तान चीफ का आना। तो इससे जब ये सारे रीजंस, हर एक चीफ को एक रीजन देते थे कि वो समिट को वर्चुअली कंडक्ट कर सकते थे, जो पिछले 2 साल से हो रहा था, पर फिर भी सबका फिजिकली इस चीज को अटेंड करना ये बहुत बड़ा स्टेप है। इससे ये पता चलता है कि सारी ही लीडर्स इसको आगे ले जाने में कमिटेड है, एससीओ समिट के मोटिव्स को। तो अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की, जो समिट होने वाला है उज्बेकिस्तान में, तो इट विल बी अ फुल हाउस समिट। हाउ? क्योंकि 15 लीडर जितने भी हैं, जो 8 मेंबर स्टेट्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें से 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, फिर उसके बाद चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, उसमें से ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, यानी कि बेलारूस, मंगोलिया एंड ईरान, जो मेंबर इस साल बन जाएंगे। और अफगानिस्तान इज नॉट इनवाइटेड। ओके, अफगानिस्तान, देयर आर सर्टेन रीजंस फॉर इट नॉट टू बी इनवाइटेड, क्योंकि वो टेररिज्म वाले जो इनका फोरम है उसके खिलाफ जाता है। और गेस्ट लीडर्स भी हैं अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की एंड तुर्कमेनिस्तान। बैलेंसिंग द ब्लॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इससे पहले, जब समिट स्टार्ट होने से भी बहुत पहले, मिस्टर मोदी उन्होंने अपने प्लान्स अटेंड करने से पहले ही बहुत सारे मैसेजेस पूरे वर्ल्ड को सेंड करने स्टार्ट कर दिए थे। और हम एक एक आर्टिकल जैसे इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि किस तरह का मैसेज पूरे संसार को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को क्या क्या मैसेज मिलता है मिस्टर मोदी की तरफ से। तो सबसे पहले टू बिगिन विद, क्या ऐसा मैसेज है? देखिए, जो विजिट है वो रीएनफोर्स करती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की कमिटमेंट को इस एक ऐसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तरफ जो बैलेंस करता है बहुत ही सारे ब्लॉक्स को, क्योंकि हर एक ब्लॉक में हमारा इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं, और नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ भी नहीं होता किसी कंट्री के लिए, और वही हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी एटलीस्ट अंडर दिस करंट रिजीम फॉलो करती है। तो इंडिया की मेंबरशिप जैसे एससीओ में है, ब्रिक्स में है, और फिर हम क्वाड के भी मेंबर हैं। जैसे मैंने कहा था, क्वाड के मेंबर होने के साथ साथ हम और भी बड़ी तरह की I2U2, जैसे आपको पता है, इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई, इसमें तो इनफैक्ट हमने बहुत सारे रिसेंटली अभी फूड सिक्योरिटी के लिए बोला भी है कि इंडिया अपने लैंड पे बहुत सारे फूड पार्क्स बनाने के लिए अलाउ करेगा इजराइल को, ताकि हम फूड सिक्योरिटी क्राइसिस ना होने दे पूरे वर्ल्ड में। तो इन तरह की चीजें भी हम करते हैं। स्पेशली अभी बहुत रिसेंटली आपने देखा, परसों हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का, जहाँ पे जो पीयूष गोयल जी गए थे, उन्होंने जो चौथा पिलर था मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। 3 पिलर्स पे हमने अग्री कर लिया है। जो चौथा पिलर था ट्रेड का, हमने उससे
चोज टू स्टे अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि ट्रेड पिलर हमारी कंट्री और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो प्रिवेसी के खिलाफ जाता है, जो लेबर लॉज के खिलाफ जाता है, हमें डिसएडवांटेज कर रही थी। ये सब खैर इस आर्टिकल का प्रमाइस नहीं है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब ये चीज़ें हाईलाइट करती है कि इंडिया, और रिसेंटली हमने और भी चीज़ें ऐसी देखी हैं, जैसे हमने ज्वाइन किया रशियन लेड वॉस्टॉक आर्मी एक्सरसाइजेज अलोंग विद चाइना। वहाँ पे चाइना भी था, हमने भी उसमें इंडियन आर्मी ने भी अपना पार्टिसिपेट किया। तो काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस यूएसए की तरफ से भी हम पे उठी थी। तो यूएसए ने जब हमें कहा कि आप, हम क्या समझे इस चीज़ को, क्या मिलिट्री अलायंस में एक दूसरे के साथ या क्या, तो फिर एक सिंपल सा आंसर जो इंडिया ने दिया था, इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी ने दिया था, वो ये था कि देखिए कि रेगुलर एक्सरसाइज है, ऐसा पहली बार नहीं है कि हम वॉस्टॉक एक्सरसाइज को ज्वाइन कर रहे हैं। वी हैव बीन डूइंग दिस एवर सिंस इट गॉट स्टार्टेड, और ये हमारा एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो हर साल हम पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो आप प्लीज इसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर मत लीजिए, ये कुछ भी नहीं है। इट इज अ नॉर्मल एक्सरसाइज, अ नॉर्मल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें, और देखिए इसके साथ साथ ही चलते चलते, वॉस्टॉक के साथ चलते चलते हमने बहुत कुछ और किया है अपने वेस्टर्न पार्टनर्स को भी खुश रखने के लिए। जैसे इंडियन एयरफोर्स ने इट टुक पार्ट इन द ऑस्ट्रेलियन पिच ब्लैक, आपको पता होगा पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करती है, उसमें इंडियन आर्मी, अब साथ साथ इंडियन आर्मी और भी प्लान कर रही है कि इन एक्सरसाइजेस को यूएसए के साथ, एक्सरसाइजेस को जो अगले अगले ही महीने होने वाले हैं, युद्ध अभ्यास, ठीक है। और ये युद्ध अभ्यास जो होने वाला है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये इट इज गोइंग टू टेक प्लेस वेरी वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रेटेजिकली, कितनी ब्यूटिफुली, कितनी माइंडफुली हम लोग हर एक चीज को बैलेंस कर रहे हैं। सुहासिनी हैदर जी पुट्स इट वेरी एक्यूरेटली कि अगर एक वेन डायग्राम बनेगा ना हर एक इन तरह के ब्लॉक्स का, तो इंडिया ही सिर्फ ऐसी कंट्री होगी जो हर चीज में इंटरसेक्ट करती होगी और हर एक उस तरह की ग्रुपिंग का पार्ट होगा, विच इज एक्चुअली नाइस, राइट। और अगर हम अनदर जक्स्टापोजिशन इज दैट ऑफ द वैल्यूज ओवर इंटरेस्ट, मतलब हम इंटरेस्ट के ऊपर वैल्यूज को रखते हैं जब हम इन ग्रुपिंग को ज्वाइन करते हैं। अगर हम या फिर बात करें वेस्टर्न ब्रांड की, अ कोलिजन ऑफ डेमोक्रेसीज, मतलब वो बेसिकली देखते हैं ना, जब भी हम यूएसए की स्टेटमेंट देखेंगे ना, जब भी यूएसए चीफ कभी भी इंडिया में आते हैं तो वो एक स्टेटमेंट जरूर देंगे। आप कभी भी नोटिस करिएगा कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी कि इंडिया और द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यानी कि यूएसए, दोनों के बीच में ये रिश्ता होना लाजमी है क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज हैं। तो ये उनका वैल्यू है, मॉरल्स हैं, वैल्यूज हैं जो वो फेवर करते हैं। वेस्टर्न हमेशा जो लीडर्स हैं वो इन चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर हम यूरेशियन ब्रांड को देखें, यूरेशियन ब्रांड क्या है, वो गोल्स, कॉमन गोल्स यानी कि इंटरेस्ट को देखता है, कोलिजन ऑफ कॉमन गोल्स, ठीक है। यानी कि रशिया, चाइना, ये सब आप देखेंगे जो यूरेशियन कंट्रीज में आता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये सब कुछ, ठीक है। तो it is worth noting that the SCO membership is not premised on India's traditional non-aligned posture। जब मिस्टर मोदी ने स्किप किया है, देखिए आपको एक और चीज बता देती हूँ, पीएम मोदी ही सिर्फ एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑब्वियसली एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह जी भी थे 1979 में। इन्होंने ही सिर्फ और सिर्फ नाम के जितने भी समिट्स हो रहे हैं उसको स्किप कर देते हैं, हर बार स्किप कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंडिया का जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। हम एक्चुअल में मल्टीपल अलाइनमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं रादर देन नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को जो प्रेजेंट रजीम है हमारे सेंट्रल लेवल पे, वो थोड़ा सा डिफंक्ट और रियलिस्टिक नहीं मानती। तो इसीलिए ये फिर एससीओ में जब हम 2017 में मेंबरशिप, ये सब कुछ हमें पता है। और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया अब होस्ट करेगी एससीओ समिट को, और फिर हम नेक्स्ट ईयर समिट को हम होस्ट करेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर एक मेंबर को इनवाइट करेंगे, जो इंक्लूड करते हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी, जिससे इट विल एक्चुअली शो हाउ फार न्यू दिल्ली विल बी विलिंग टू गो ऑन इट्स कमिटमेंट टू द एससीओ। ठीक है, दोनों के साथ हमारे रिश्ते सही नहीं है, लेकिन एससीओ के लिए हमारी जो कमिटमेंट है it outweighs every kind of conflict that we share with any other country। और हम जब इन दोनों को इनवाइट करेंगे उससे ये बात साबित हो जाएगी। ऑन रशियाज पुतिन, देखिए
हम जो बाकी सिग्नल्स की बात करें और क्या क्या मिस्टर मोदी ने सेंड किए हैं वो ये है कि वो तरह के सिग्नल्स जो उन्होंने एससीओ के इंडिविजुअल मेंबर्स को दिए हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर ही विल होल्ड अ वन ऑन वन विद ईच ऑफ द लीडर्स और नॉट, मतलब साइड लाइन्स पे क्या वो देखिए पुतिन के साथ तो वो करेंगे, पुतिन के साथ तो मोस्ट प्रोबेबली एक हमारी शायद साइड लाइन पे मीटिंग होगी, लेकिन पुतिन और शी की तो कंफर्म्ड है कि दोनों मिलेंगे, पुतिन और मिस्टर मोदी जी की भी कंफर्म ही है ऑलमोस्ट। लेकिन अब सबसे ज्यादा आंखें जैसे हम देख रहे हैं कि हम क्या चाइना के चीफ के साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये मैसेज भी एक बहुत जा रहा है जो काफी जरूरी है। मतलब हर कोई देखना चाहता है कि इंडिया किससे वन ऑन वन मीटिंग करेगा, राइट? आप समझ रहे हैं इंडिया की पोजीशन देखिए, एवरीवन वांट्स इंडिया इन इट्स फेवर एट द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, तो सबसे पहले तो ये है व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो वेस्टर्न सीज, मतलब जो इतने सारे उनके ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं स्पेशली जब से उन्होंने इन्वेजन किया है यूक्रेन का, ठीक है, और स्पेशली अब तो और इम्पोर्टेंट हो गया ये देखना क्योंकि यूक्रेनियन जो ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन के वो काफी दोबारा वो अपने पास ले रहे हैं यूक्रेन की मिलिट्री, ठीक है। अब फरवरी से देखिए इंडिया हैज रिफ्यूज टू, देखिए अभी तक अगर हम बात करें जो इन्वेजन जब से हुआ है तब से लेके अभी तक इंडिया ने कंप्लीटली हर तरह की पिटिशन प्ली जो यूएसए या यूरोप की कंट्रीज हमारे सामने रखती रहती हैं आए दिन कि आप रशिया देखिए रशिया बहुत गलत कर रहा है ये सब वगैरह, और तो फिर आप उनके खिलाफ खड़े होइए, सैंक्शंस में पार्ट लीजिए, जैसे G7 के साथ मैंने आपके साथ बात की थी, जब G7 का जो प्राइस कैप प्लान लेके आ रहे हैं जो रशियन ऑयल के ऊपर, तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी हरदीप सिंह पुरी जी की जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हमारे, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप मॉरल ड्यूटी नहीं बनती आपकी कि आप रशिया के ऊपर ये प्राइस कैप प्लान लगाएं या उनसे ऑयल इंपोर्ट ना करें, तो उनका जवाब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हरदीप सिंह पुरी जी ने ये कहा था, देखिए मेरी एक ही ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी ये है कि भारतीय जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको चीपर से चीपर रेट पे मैं ऑयल दिलवा सकूँ, इससे ज़्यादा मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हाउ स्ट्रांगली वी स्टैंड बाय द साइड ऑफ रशिया, और हमने मोस्टली यूनाइटेड नेशंस में भी एब्सटेन यानी कि एब्सेंट ही रहना चूज किया है जब भी रशिया के खिलाफ वोटिंग हुई है, एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, मतलब ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन आपको पता है बहुत रिसेंटली जो हुआ। ओके और गवर्नमेंट ने ना ही इन तरह के रशियन ऑयल इंपोर्ट को खारिज किया है कि आप क्यों कर रहे हैं, बल्कि हमारा इंपोर्ट आपको पता है कि 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है हम पहले जितना करते थे उससे, क्योंकि हमें चीपर रेट्स में मिल रहे थे, डिस्काउंटेड रेट्स में मिल रहा था, तो इसीलिए हमने काफ़ी इंपोर्ट किया है। और जब पूरे संसार में ग्लोबल ऑयल जो प्राइसेस है इतने बढ़ रहे हैं, वही विंडफॉल टैक्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसका प्रमाइस भी यही है, जब पूरे संसार में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं तो इंडिया was at an advantage. India stood at the front foot. Why? Because we chose to import cheaper oil from our Russian counterparts. ओके और अगर हम वर्चुअल एड्रेस की बात करें जो पुतिन ने लीड की थी, आपको पता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जो लास्ट वीक हुई थी, बल्कि इससे ये पता चलता है हम आप छोड़िए प्राइस कैप प्लान, आप छोड़िए सैंक्शंस में साथ देना, बल्कि मिस्टर मोदी सेड वेरी क्लियरली कि इंडिया वांट्स टू फर्दर स्ट्रेंथन एनर्जी टाइज विद रशिया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम गैस फील्ड में भी रशियन ऑयल और गैस फील्ड में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, आपको ये बात पता है, वॉस्टॉक वाला रीजन जो है व्लादिवोस्टॉक वाला, उसमें हम गैस फील्ड में ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं पिछले 2 साल पहले कि हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। ओके A Modi Putin summit at this point would send out a much more power, अगर एक मोदी पुतिन समिट होता है तो एक बहुत ही पावरफुल मैसेज वेस्टर्न लीडर्स को जाता है जो प्लान कर रहे हैं मिस्टर पुतिन को बॉयकॉट करने की G20 समिट जो बाली में होने वाली है नवंबर में, उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि हम रशिया के दोस्त हैं, हम खड़े हैं उनके साथ, और आप अलग जगह, आपसे रिश्ता अलग जगह है और हमारा रशिया के साथ रिश्ता अलग जगह है। मीटिंग्स विद दीज लीडर्स, ओके, द अदर मोस्ट क्लोजली वॉच्ड एंगेजमेंट विल बी बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शी। ऑफ कोर्स ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, PP15 वगैरह ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके नाउ इट शुड बी रिमेंबर्ड कि जब डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अगर मिलते हैं कि नहीं मिलते, इसी से रिलेटेड हम एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। जब डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है 2017 की ये बात है, आपको पता है भूटान का हमने साथ दिया था, भूटान का जो एरिया था डोकलाम वाला, वो चिकन नेक कॉरिडोर भी अगर वो छीन लेते, चाइना हमसे छीन लेता या उसको ब्लॉक कर देता, तो फिर हम नॉर्थ ईस्टर्न जितनी भी वो स्टेट्स हैं उनके साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते, बहुत सारी और रीजंस। डोकलाम कन्फ्लिक्ट जब हुआ तो काफी टाइम तक चला था, तो इट वाज अ ब्रश बाय मीटिंग बिटवीन मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शी जो G20 समिट के वेन्यू में हुई थी हैम्बर्ग में जुलाई 2017 में। उसके बाद ये एक ब्रेक थ्रू आया था दोनों के बीच में टॉक्स पे।
राइट। फिर उसके बाद रिजल्ट आया था कि मिस्टर मोदी की विजिट दोबारा हमने जियामिन में देखी थी ब्रिक्स समिट के लिए, बिल्कुल 2 महीनों बाद ही, सितंबर 2017 में। और उसके बाद ही वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। और सिमिलर ट्रैजेक्टरी हम आज देख सकते हैं। क्या पता ऐसा ही हो कि अभी मिस्टर मोदी क्या करेंगे, मिस्टर मोदी और मिस्टर शी मिलेंगे, फिर उसके जस्ट 2 महीने बाद G20 समिट है, 2-4 महीने बाद, मतलब हम नवंबर में, फिर क्या पता वहां पे भी दोनों मिले और ये जो रेजोल्यूशन है पूरे स्टैंड ऑफ का, जो LAC स्टैंड ऑफ है, वो हमारे पास आ जाए। सो लेट्स सी। अब देखिए, टू दोज अगेस्ट एट द आइडिया दैट इंडिया कैन होल्ड such a meeting despite the PLA's transgressions into the Indian territory, it must be recalled। देखिए, अब जो लोग काफ़ी जो आंखें गड़ाए बैठे हैं और जो काफ़ी इस चीज़ के हैं कि कैसे इंडिया मतलब होल्ड कर सकता है इन तरह की टॉक्स के साथ, इन तरह की टॉक्स को चाइना के साथ, जबकि हमें पता है जो उनकी आर्मी है वो हमारी इंडियन टेरिटरी में घुस गई है, ट्रांसग्रेस कर चुकी है। तो मिस सुहासिनी हैदर उनको बताना चाहती हैं, उनको रिकॉल करवाना चाहती हैं। देखिए, सरकार ने तो कभी फॉर्मली स्टेट ही नहीं किया कि चाइनीज ट्रूप्स कभी भी इंडियन सॉइल पे आई थी, और ना ही कभी अपडेट किया अपने जून 2020 के असर्शन को, अपनी स्टेटमेंट को, कि नो वन केम इनसाइड नॉर इज एनी वन इनसाइड इंडियन टेरिटरी। तो जब कोई हमारी सॉइल पे आया ही नहीं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि जब हमारी सॉइल को, यानी कि हमारी टेरिटरी को ले लिया गया है तब भी मिस्टर मोदी का ये समिट कंडक्ट करना गलत होगा। तो जब आया ही कोई नहीं, तो फिर तो आप करो, जो समिट कंडक्ट करनी है करिए। ऑल्दो इंडिया इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ। देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए ये है, ईरान के साथ मिलना तो हम देखेंगे, पर सबसे बुरी बात ये हुई है कि हमने, आपको पता है रेलवे जो कॉरिडोर था वो जो हम बना रहे थे, उससे हमें दे हैव ड्रॉप्ड इंडिया आउट ऑफ इट, क्योंकि इंडिया बहुत डिले कर रहा था, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह वहाँ नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा था कि हम खुद कर लेंगे, रेलवे प्रोजेक्ट हम खुद बना लेंगे। तो ये ठीक है, ईरान कर तो रहा है, ऑयल वाली चीज़ पे भी हमने देखना है कि ईरान कितना हमें नच करेगा। लेकिन छाबहार पोर्ट पे यहाँ हम थोड़ा वीकन पड़ जाते हैं, ये हमारे छाबहार पोर्ट वाली चीज़ पे, क्योंकि हमने काफ़ी डिले किया है। इंडिया इज़ डेफिनेटली रॉन्ग इन इट्स पार्ट। ओके। अब सबसे ज़्यादा पजलिंग क्या है, आप बिल्कुल अगर आप ट्विटर खोल के देखेंगे तो आपको ऐसी हज़ारों मीम्स मिल जाएंगी, हज़ारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आज जनता पूछ रही है। और जर्नलिस्ट भी बहुत बार ये चीज़ के बारे में बात करते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की एक चीज़ हमें समझ नहीं आती, ये चीज़ हमें समझ नहीं आती कि एक जगह तो आप अपने इतने स्ट्रांगली, जैसे हरदीप सिंह पुरी जी का मैंने अभी आपके साथ स्टेटमेंट डिस्कस किया, इतना स्ट्रांगली आप स्टेट करते हो कि हमारा राइट है डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे सस्ते से सस्ता ऑयल दिलवाना, जब इतनी महंगाई बढ़ रही है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए, हमें रोकना है उसको, खत्म बात। लेकिन उसके बाद भी आपने आज तक 2018-19 को गए भी पता नहीं कितने साल हो गए, आप कंसिडर ही नहीं कर रहे कि आप रिवाइव करें अपने ओल्ड चीपर एंड स्वीटर क्रूड कॉन्टैक्ट्स को, जो आप करा करते थे किन के साथ, ईरान के साथ। तो इट मतलब समझ नहीं आ रहा है, एक तरह आप यूएसए को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली कह देते हैं कि रशिया और हमारा साथ बिल्कुल वो है, तो आप ईरान के मामले में क्यों नहीं कह सकते? सैंक्शंस तो रशिया पे भी वो लगा रहा है, सैंक्शंस ईरान पे भी यूएसए ने लगाया, तो डिफरेंट क्या है दोनों के बीच में? फाइनली पाकिस्तान, अब देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के पाकिस्तान को क्या मैसेज जाता है बेसिकली। अब देखिए, बहुत सारे आंखें इस चीज़ पे भी हैं कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो सेम कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, एक स्पेकुलेशन तो डेफिनेटली है कि क्या एक पॉसिबल थॉ मिलेगा, एक फ्रोजन रिलेशनशिप जो हमारा, मतलब क्या जो इतना कोल्ड रिश्ता हमारा हो गया है धारा 370 हटने के बाद से, उसके बाद से क्या एक गर्माहट, यानी कि एक वार्मथ मिलेगी हमारे रिश्ते को? तो ये हमें सबको देखना है, क्योंकि आपको पता है हमारे ट्रेड एकदम बिल्कुल 2019 में उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल ट्रेड करना बंद कर दिया था, जिस पे रिटेलिएट करके हमने भी बंद कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने ऐसा किया था, और ऑब्वियसली 2016 में जो अटैक्स हुए, सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह, आपको सब कुछ पता है। उसके बाद से तो इंडिया ने डेफिनेटली बोल दिया था टेरर एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप योर टेरर एंड देन वी विल टॉक टू यू। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या ये चीज़ें खत्म होती है, हो भी सकती है, हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली देखिए, इतनी सारी चीज़ों के चलते हुए भी हमने, आपको पता है, एक बैक चैनल रूट, यानी कि ऑफिशियली नहीं बल्कि बैक चैनल, एक गुप्त जो बातें, जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिलते हैं दो कंट्रीज़ के, फिर काफ़ी रेजोल्यूशन निकालते हैं किसी भी मुद्दे पे। तो वैसे ही हुआ है, अजीत डोभाल जी जो आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और पाकिस्तानी मिलिट्री इंटरलॉक्यूटर्स, उन्होंने सीज फायर पे पहुंचे थे, आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर अभी भी मेंटेन की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉजिटिव चीज जो हम देखने के लिए क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज रीलिंग फ्रॉम मैसिव फ्लड्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस and growing worries of an unstable Afghanistan at its border. So it becomes very important to look at the kind of relationship between India and Pakistan, how it is going to unfold. It is very important to observe that. Okay.
तो यही हमें देखना है कि क्या होगा obviously, and if Mr. Modi with an eye to hosting the SCO and the G20 next year is willing to reciprocate, let's see. और सबसे ऊपर बात यह है, ये लास्ट वाला पैराग्राफ एक्चुअली पूरा समअप कर देता है जो एस जयशंकर की स्टेटमेंट है अपनी बुक में, और सुहासिनी हैदर की भी, जो उसी से अलाइन करती है कि वो सच है. देखिए, अबव ऑल इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द SCO summit and Mr. Modi's decision to stand shoulder to shoulder with Putin, Xi, Raisi, Erdogan, Lukashenko just months after he met Biden, Kishida, Albanese at the Quad summit affirms Mr. Jaishankar's prognosis that hedging is the name of the game today. मतलब हमें बैलेंस आउट करना है. बाई चांस अगर कोई भी चीज क्राइसिस में जा रही है तो दूसरी हमें संभाल ले, हम बिल्कुल ना डूब जाए कहीं से भी. हमारा नेशनल इंटरेस्ट हर जगह सेव होना चाहिए, हम बैलेंस करके चल रहे हैं हर चीज, ठीक है. और एज इंडिया फाइट्स फॉर इट्स यूनिक ब्रांड ऑफ मल्टी अलाइनमेंट और ऑल अलाइनमेंट विद पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड विदाउट हैविंग टू चूज बिटवीन देम. यस, वी डू नॉट वांट टू चूज. why is choosing even an option? Why can't we have everything? Yes, we want everything because good relations with each and every country is what India's national interest calls for, and that is, you say anything, but the current regime is a master at it, a master. क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, जब अपना ऑयल इम्पोर्ट्स करना उस टाइम पे, जब आप यूएसए के साथ वैसे कहने को उनको हर बारी कहते हो आप हमारे नए दोस्त हो, आप हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त हो, आप हर बारी कहते हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपना इंटरेस्ट निकालना जानते हो. हर चीज के चलते हुए भी आप रशिया के साथ इंपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इनफैक्ट उनके साथ एनर्जी टाई स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. इट इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल इन द सेंस ये एक आर्ट है जो सच में सीखनी चाहिए. इनफैक्ट आपको अगर पता होगा, जो इमरान खान है, यानी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भी काफ़ी तारीफ करते हैं कि अगर किसी से सीखना चाहिए हर कंट्री को, वो एक्चुअल में जो फॉरेन पॉलिसी अभी प्रेजेंट लेवल पे जो इंडिया फॉलो कर रही है उससे. ECD लिस्ट 86 parties deems 253 inactive. very important, very important. देखिए क्या हुआ है, ये चीज आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, जब मैंने आपके साथ GST का और भी IT रेट्स वगैरह जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो मैंने आपको कहा था अभी प्रेजेंटली जो ED रेट्स चल रही हैं, IT रेट्स चल रही हैं, GST में टेररिज्म की बात चल रही है, इन चीज़ों के चलते हुए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हर एक इशू का बन जाता है, वो ये देखना है कि किन तरह से टैक्स वाला इशू सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है. टैक्स या फिर करप्शन, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ से किन चीज़ों के मामलों में आपको अरेस्ट किया जा सकता है. तो इसमें भी कैसे आप कहेंगे ये तो कुछ लिंक ही नहीं है इलेक्शन कमीशन और उसमें. आई टेल यू हाउ. फर्स्ट लेट मी गिव a cursory reading of this particular article. Okay, इलेक्शन कमीशन ने ट्यूसडे को ऑर्डर किया है कि हम डीलिस्ट कर रहे हैं 86 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज, जो हमें पता है कि नॉन एग्जिस्टेंट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. हमने उनके प्रेमाइसेस पे जाके चेक किया, वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे कुछ है ही नहीं वहाँ पे. और हमने डिक्लेयर कर दिया है 253 अदर जो रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज है उनको इनएक्टिव. ओके, डीलिस्ट मतलब अब वो है ही नहीं, अब वो रजिस्टर्ड पार्टीज बची ही नहीं. और बाकी ये जो इनएक्टिव थे, जो एक भी इलेक्शन जिन्होंने लड़ा, हमने उनको भी डी रजिस्टर कर दिया है. और ये जो 253 पार्टीज हैं वो इनएक्टिव इसलिए डिक्लेयर कर दी गई है क्योंकि उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया हमारे लेटर या नोटिस जो हमें डिलीवर किया था उनको, और उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, ना ही जनरल असेंबली में, ना ही स्टेट में. तो जो 2014 या 2019 में हुआ उसमें भी कोई इलेक्शन उन्होंने लड़ा. और इसमें से सबसे ज़्यादा जो पार्टीज हैं वो 14 तो तमिलनाडु में से हैं, 34 आर फ्रॉम यूपी एंड 33 आर फ्रॉम दिल्ली. ओके, तो ये सब कुछ आपको पता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जाननी जो हमें है वो रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज क्या होती हैं, ये जानना है. देखिए, जब एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी होती है तो कोई भी एसोसिएशन या फिर अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, उनको क्या करना होता है, दे हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951. फिर इसके बाद क्या होता है, फिर पार्टी फॉल कर सकती है दो कैटेगरीज में, मतलब दो कैटेगरीज में, या तो आप इधर फॉल कर सकते हो या उधर फॉल कर सकते हो. एक कैटेगरी होती है रिकॉग्नाइज्ड, दूसरी कैटेगरी होती है अनरिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, इनमें भी आगे सब कैटेगरीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. और अगर हम बात करें द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968 की, तो वो ये कहता है, ये ऑर्डर ये कहता है कि अगर एक पार्टी है, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड
अब मैंने आपको बताया दो कैटेगरीज थी, एक रिकॉग्नाइज एक अनरिकॉग्नाइज, ठीक है। फिर अब रिकॉग्नाइज में से भी दो आगे वो हो जाते हैं, सब डिविजन आ जाते हैं। एक तो नेशनल पार्टी के रूप में आप रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, एक तो स्टेट पार्टी के रूप में आप रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं या फिर कितनी नंबर ऑफ सीट्स मिली हैं इलेक्शंस में, ठीक है। तो अभी लेकिन जो डी लिस्ट की गई है वो मैंने आपके साथ कौन सी डिस्कस की है, वो है अनरिकॉग्नाइज्ड बट रजिस्टर्ड। रजिस्टर तो सबको करना है, आप रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है, रजिस्टर देखिए पहले तो आप रजिस्ट्रेशन ही करते हैं, पहले तो आप रजिस्टर्ड पार्टी बनते हैं। रिकॉग्नाइज पार्टी तो आपको इलेक्शन जीतने पड़ेंगे, आप तब जाके फिर अपग्रेड हो जाते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर हम बात करें कि आपको अगर रिकॉग्नाइज होना है एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, तो आपको इसमें से एक भी दो कंडीशन है, दोनों में से एक भी अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आप एक रजिस्टर्ड और एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, ओके। तो आपको सबसे पहला तो ये आप सिक्योर करिए मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स इन द प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन। मतलब या तो जब जितने वैलिड वोट्स, मतलब फर्जी वोटों को हटा दीजिए जो फर्जी बाद में करार हो जाते हैं, वैलिड जितने भी जो वोट्स हैं जो पड़े हैं एक पर्टिकुलर इलेक्शन में, 4 स्टेट्स में से अगर एक लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो उसमें से 4 स्टेट्स में जब इलेक्शन हुआ उसमें आपके 6% वोट आपने पोल किए हैं, ठीक है। जितने भी वोट्स हैं उसमें से 6% आपने जीते हैं। और फिर इसके एडिशन में या तो आपने इसके एडिशन में आपने एडिशन लिखा है यहाँ पे और नहीं लिखा, इसके साथ साथ आपको 4 सीट्स भी जीतनी है लोकसभा में, तब क्या हो जाते हैं आप एक नेशनल पार्टी करार हो जाते हैं। या फिर आप स्टेट असेंबली इलेक्शन भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन में आप जीत लीजिए 6% वैलिड वोट्स तो भी, ठीक है। और एडिशन वाला फैक्टर तो रहेगा ही। और फिर दूसरा फैक्टर ये है, इसमें से अगर आप ये वाली फुलफिल कर लेते हैं तब भी आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे कि आप विन कर लें एटलीस्ट 2% ऑफ लोकसभा सीट्स। यानी कि अगर हम अभी प्रेजेंट कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं, अगर 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो अगर आप उसमें से 11 सीट्स जीत लेते हैं अलग अलग 3 मिनिमम स्टेट्स में से, यानी कि 3 मिनिमम स्टेट्स में से अगर आप जीत लेते हैं तो फिर आपको मतलब नेशनल पार्टी करार कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आपको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करवाना है अपने आप को, तो ये कुछ आई थिंक 4 कंडीशंस हैं जिसमें से एक आपको फुलफिल करनी होती है। यू मस्ट बी नोइंग दैम बिकॉज देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, यू गाइज हैव टू एक्चुअली मेमोराइज दैम समहाउ। और अगर बात करें, देखिए एक रिकॉग्नाइज पार्टी को बहुत सारी तरह के बहुत सारी तरह के वो मिलते हैं, आप कह सकते हैं इंसेंटिव्स मिलते हैं, बहुत सारी तरह के फेवर्स मिलते हैं। यानी कि एक अगर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है तो उसको सिंबल मिलेगा जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ उसी का सिंबल है, राइट। आपको ये बात पता है, एक्सक्लूसिव यूजेज सिर्फ उसी के पास है। लेकिन फिर जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं उनको क्या करना है, जो बच्चे कच्चे जो फ्री वाले वो होते हैं ना सिंबल्स होते हैं, उसमें से उनको फिर वो करना है, चूज करना है अपने लिए। फिर आपको पता है कैंपेन जो करते हैं स्टार कैंपेनर्स की लिमिट भी बढ़ जाती है, ये भी आपको पता है। फिर जो फंड, फिर दूरदर्शन पे अगर आपको कुछ लाइव टेलीकास्ट करना है तो वो भी आपको फ्री मिलता है। जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसकी एक कॉपी फ्री मिलेगी आपको अगर आप रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं तो। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ एंटाइटलमेंट्स ऐसी होती हैं जो रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड दोनों ही तरह की रजिस्टर्ड पार्टीज को मिलती है। वो क्या है, डोनेशंस कलेक्ट करने का हक, ठीक है। उन डोनेशंस को जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स से, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो दिस इज अवेलेबल टू ऑल द पार्टीज आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेदर रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। Okay, now let's move on to another article of the Hindu. Let's see, where are we? Okay, so this is something I have already discussed. All right, तो जो बाकी आर्टिकल जब हमें डिस्कस करने हैं वो कई आर्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है। उसमें मैं आपको कहूँगी कि आप याद ही करिए, मैं बता दूँगी आपको कैसा क्या है। लेकिन ये चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स एक्चुअल में होता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इकोनॉमी के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए वो सब इंपॉर्टेंट है जो आज तक मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। अब देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने सितंबर 2 को डिफेंड किया था अपने विंडफॉल टैक्स के इम्पोजिशन को, जो सेंटर ने लगाए हैं डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स पे, जैसे रिलायंस उसमें
से एक है, ठीक है। तो उन्होंने विंडफॉल टैक्स लगाया है और काफ़ी एलिगेशन है कि आप ये गलत कर रहे हैं ये वो, लेकिन उन्होंने डिफेंड किया निर्मला सीतारमन जी ने, और उन्होंने बोला कि ये कोई ऐसी एडॉक मेजर नहीं है या फिर हमने बिना एवी हमारा दिमाग नहीं चला और हमने ये टैक्स लगा दिया, हमने फुल कंसल्टेशन के साथ जो इंडस्ट्री के साथ हमने कंडक्ट की फिर ये टैक्स लगाए हैं। सो व्हाट इज अ विंडफॉल टैक्स? देखिए विंडफॉल टैक्सेस डिजाइन किए जाते हैं तब ताकि आप उस प्रॉफिट को टैक्स करो, उन प्रॉफिट्स को टैक्स करो एक कंपनी के जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से आए हैं, यानी कि या फिर किसी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट से आए हैं, जो उसकी मेहनत की वजह से उसने प्रॉफिट गेन नहीं किया उस कंपनी ने, बल्कि किसी एक्सटर्नल वजह से। जैसे कि आप एनर्जी प्राइस राइज देख रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अब देखिए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि पूरे संसार को बहुत ज़्यादा प्राइस पे ऑयल मिल रहा है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने डिस्काउंटेड ऑयल लिया है, ठीक है, हमने डिस्काउंटेड ऑयल लिया है कहाँ से? रशिया से। तो फिर ये जो प्रोड्यूसर्स हैं क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स, फिर ये एक्सपोर्ट कर देंगे। अभी हम देखते हैं कैसे, इनको तो सस्ता पड़ रहा है लेकिन एक्सपोर्ट महंगे पे कर देंगे, फिर जो प्रॉफिट होंगे इनके तो नहीं हुए ना, राइट। इन्होंने तो, इनका कोई मेहनत ही नहीं थी इसमें, तो इसीलिए लगता है विंडफॉल टैक्स। So ये वो profits होते हैं which cannot be attributed to something the firm actively did like an investment strategy or expansion of business. No, इससे related कुछ भी नहीं होता। तो अगर हम इसकी definition की बात करें, it is an unearned, unanticipated gain in income through no additional effort or expense. इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं हुआ, ना आपने business बढ़ाया है, ना ही कोई effort डाला है। तो गवर्नमेंट्स टिपिकली इसे कब लेवाई करती हैं? देखिए वैसे तो एक वन ऑफ टैक्स होता है, मतलब अगर सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है, उस टाइम पे अचानक से गेन्स हो गए तो ही सरकार इसे लगाती है और कुछ ही टाइम के लिए लगाती है। और देखिए बात लेकिन ये है आप रेट्रोस्पेक्टिवली लगाते हो ओवर एंड अबव द नॉर्मल टैक्सेस, मतलब नॉर्मल रेट वाले जो टैक्सेस चल रहे हैं वो तो लगेंगे ही, उसके ऊपर ये वाला टैक्स भी लगेगा, ठीक है। और रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जैसे आपको गेन्स पिछले महीने से ही हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फेब्रवरी से लेके अभी तक ही यूक्रेन इन्वेजन चल रहा है और तभी से हम, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, तभी से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं सस्ता। तो अब ये अगर मैं आज भी ये टैक्स लगा रही हूँ ना, अगर मैं सितंबर में टैक्स लगा रही हूँ तो मतलब वो टैक्स पिछले उस पर भी लिया जाएगा जो फेब्रवरी से लेके अभी तक आपने ऑयल प्रोड्यूस किया है डोमेस्टिकली। आई थिंक आपको समझ आ गया, ओके। और एक एरिया जो ऐसा है जहाँ पे ये टैक्सेस रूटीनली लगते ही रहते हैं वो है ऑयल मार्केट्स, क्योंकि ऑयल मार्केट्स में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ही देखते हैं हम, कभी भी प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ही वॉलेटिलिटी है यहाँ पे। और देखिए बहुत सारे रैशनल्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, बहुत सारे रीजंस होते हैं वर्ल्ड वाइड लगता है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ही पहली बार ऐसा कुछ लेके आई है, नहीं, बहुत सारी सरकारें विंडफॉल टैक्सेस लगाती हैं। तो उनका जो रीजन जो वो स्टेट करते हैं ऑफिशियली वो ये है कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूट करना है इस अनएक्सपेक्टेड गेन को, जो हाई प्राइसेस जो बेनिफिट करते हैं प्रोड्यूसर्स को एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। मतलब आप वही ना, अगर आप सपोज करिए कि वैसे आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो जो आम जनता है उसको पेट्रोल बड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन आप वैसे आपको सस्ता मिल रहा है, फिर आप एक्सपोर्ट कर देते हो जस्ट बिकॉज प्रॉफिट्स के गेन पे, तो कंज्यूमर्स को दे दो ना, डोमेस्टिकली दे दो, फिर आप नहीं कर रहे तो फिर आप पे टैक्स लगेगा। ये बेसिकली मुद्दा होता है, ठीक है। या फिर कभी कभी इन टैक्सेस को यूज किया जाता है, इस टैक्सेस से जो रेवेन्यू आता है कि फंड किया जाए बहुत ही तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम्स। अगर आपको याद होगा तो हरदीप सिंह पुरी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन, शायद लास्ट ईयर की बात है 2021 फरवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जब पार्लियामेंट में उन पर एलिगेशन लगा था कि आप पेट्रोल पे इतना टैक्सेस ले रहे हो, जब आप इतना चीप इंपोर्ट कर रहे हो। उस टाइम पे तो जब हम इंपोर्ट कर रहे थे वो टाइम था जब हमें एक्चुअल में नेगेटिव प्राइस पे मिला था। नेगेटिव प्राइस मतलब उन्होंने हमें पैसे दिए थे कि यार हमारे से प्लीज हमारा यहाँ का ऑयल यहाँ से उठा लो, हमारे पास तो जगह भी नहीं है इतना ऑयल रखने के लिए। तो ये मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो तब हमने नेगेटिव में लिया था, लेकिन जनता को क्यों नहीं आपने दिया था? तो उन्होंने कहा था कि हम ये जो टैक्स ले रहे हैं ना पेट्रोल से, बेसिकली हम वैक्सीन के लिए यूज कर रहे हैं। तो इन तरह की बहुत सारी सोशल वेलफेयर, वो खैर पॉलिटिक्स अलग बात है, पॉलिटिक्स अगर मैं डिस्कस करने लगी इस बात पे तो बहुत लंबी चली जाएगी, पर वैसे बता रही हूँ बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी फंड किया जाता है इस टैक्स द्वारा, ओके। और एक सप्लीमेंट्री रेवेन्यू स्ट्रीम तो मिल ही जाती है सरकार को अगर उनका रेवेन्यू कम हो तो, ठीक है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने लगाई है जुलाई 1 को ये इंट्रोड्यूस किया है विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। कितने रुपए का? 23,250 रुपए का पर टन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे, ठीक है। फिर इसको हमने बहुत बारी रिवाइज भी कर लिया है, 4 बार कम से कम तब से लेके अभी तक, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद तो कम ही हो गया ना, पहले तो बहुत ही सस्ता ले रहे थे फिर थोड़ा सस्ता।
तो इसीलिए अब मिस सीतारमन ने एक्सप्लेन किया है कि जो इंट्रोडक्शन हमने की है टैक्स की, इट इज टू रेन इन द phenomenal profits made by some oil refiners who chose to export fuel to reap the benefits of skyrocketing global prices विच अफेक्टेड डोमेस्टिक सप्लाईज। देखिए बात ये है ना, हमने सस्ता लिया है, रशिया से सारी कंट्रीज थोड़ा ना सस्ता ऑयल ले रही हैं, तो हर कंट्री में बहुत ही महंगा ऑयल है, बहुत ही ज्यादा। क्यों लिज ट्रस जो आज यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ही एनर्जी प्राइस का जो बिल है वो बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री में तो महंगा है, तो अगर आप थोड़ा सा भी सस्ता बेच देते हो ना वहां पे, तो आप प्रॉफिट्स तो गेन करोगे। तो समझ रहे हो ना, जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बाहर तो महंगा ही बेचेंगे ना, समझ रहे हैं? तो इसीलिए उनको काफी प्रॉफिट्स हुए, जो गलत था, ऐसा मिस्टर सीतारमन का कहना है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने की बजाय आपने बाहर एक्सपोर्ट करना चूज किया। ओके अगर हम अगस्त की बात करें, एंटोनियो गटर्स जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने शार्पली क्रिटिसाइज किया था इस ग्रीड को जो ऑयल और गैस कंपनीज इस टाइम पे कर रही हैं, जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के चलते हुए आप क्या कर रहे हैं, आप जो वर्ल्ड के जो जिन लोगों को एक्चुअल में जरूरत है उनको ना देने के बजाय आप अपने प्रॉफिट्स गेन कर रहे हैं। इट वॉज इमोरल, उनका ये कहना था, और यही सब कुछ। और उन्होंने बाकी कंट्रीज को बोला भी था, अर्ज किया था बाकी गवर्नमेंट्स को, सारी कंट्रीज की, कि आप टैक्स करिए इन एक्सेसिव प्रॉफिट्स को, ठीक है, ताकि जो वल्नरेबल लोग हैं उनको ये डिफिकल्ट टाइम्स में बांटा जा सके। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके अब देखिए, हमें पता है कि हमने इसके साथ साथ एडिशनल एक्साइज लेवाई भी लगाया था एक्सपोर्ट्स पे, सिर्फ यही नहीं कि हम ये विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। ओके अब देखिए क्या इश्यूज हैं, बेसिकली इश्यूज क्या है कि हम ये टैक्स क्यों इम्पोज नहीं करना चाहिए, क्यों डिफेंड करना पड़ गया मिस सीतारमन को। क्योंकि एनालिस्ट ये कहते हैं, देखिए बहुत सारे रीजंस हैं, एक बार एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, कि जो कंपनीज हैं वो इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं जब भी इन्वेस्ट करने के लिए किसी सेक्टर में, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस उनको वहीं से आता है जब आपको पता है कि इस सेक्टर में स्टेबिलिटी है, टैक्स रिजीम के अंदर सर्टेनिटी है, टैक्स रिजीम, उन्हें पता है कितना टैक्स उनको भरना पड़ेगा, कितनी प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो फिर जब विंडफॉल टैक्सेस आप कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली लगा देते हो, इम्पोज कर देते हो, और इसमें उनकी क्या गलती है? आप अनसर्टेनिटी लेके आ रहे हो ना मार्केट में, उन्हें क्या पता, कि उन्हें तो ये भी नहीं पता फिर फ्यूचर में आप कब लगा दो। तो इसमें एक सीनियर इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि देखिए इट इज़ बेटर टू से इन एडवांस, आप एडवांस में बता दो ना कि अच्छा बाई चांस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इतना टैक्स आपके ऊपर लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट डिफरेंट तरह के विंडफॉल टैक्सेस इतने इतने लगेंगे, तो आप पहले ही बता दो। आप ऐसे सडनली कितना भी लगा दोगे, वो भी आप ही को पता है कि आप कितना टैक्स लगाओगे, कब कब, आप अपनी मर्जी से रिवाइज कर देते हो। एटलीस्ट थोड़ी तो सर्टेनिटी लगा के आओ, सरप्राइजेस मत दो टैक्स सिस्टम में। तो ये कहना, अगर हम IMF की बात करें, उन्होंने एक एडवाइस नोट निकाला था रिसेंटली, तो उन्होंने उस एडवाइस नोट में लिखा था कि देखिए विंडफॉल टैक्सेस को जो लिवाई किया जाना चाहिए उसका भी एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि डिजाइन के जो प्रॉब्लम्स है जो विंडफॉल टैक्स कंट्रीज लगाती हैं, वो डिजाइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको आप ध्यान में रखिए, वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत पॉलिटिकल, विंडफॉल टैक्स बहुत पॉलिटिकल टैक्स है, वही मैं आपको भी कह रही थी, हमें पॉलिटिक्स में जाना नहीं है, पर इट इज अ पॉलिटिकल टैक्स इन द सेंस वेरी पॉलिटिकल नेचर। इस पर बहुत सारे आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा आपकी सरकार को अगर आप ये लगा रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि फिर वही आ जाता है, मतलब चलिए छोड़िए, हम क्या बात करें इस बारे में। और IMF ने ऐड किया था अपने एडवाइस नोट में, क्योंकि इसको अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो टेम्परेरी टैक्स को, तो फिर आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में, जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में हो सकती है, जो प्रोस्पेक्टिव इंस्पेक्टर्स हैं जो करना चाहते हैं उस सेक्टर में, फिर वो इंटरनलाइज कर लेंगे कि यार मतलब इस तरह के पोटेंशियल टैक्सेस तो लग ही जाते हैं इसके ऊपर, तो मतलब हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते यहाँ पे, पता नहीं कब टैक्स लग जाए। तो फिर आप कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्टिव नहीं बना रहे अपने उस सेक्टर को, बल्कि आप उसको हरास कर रहे हो उस सेक्टर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको, ठीक है। और एक और आर्ग्यूमेंट जो प्रेजेंट होती है वो ये है कि क्या एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट करता है ट्रू विंडफॉल प्रॉफिट्स, क्या होते हैं विंडफॉल प्रॉफिट्स। मतलब आप तो किसी भी चीज़ को विंडफॉल प्रॉफिट बना दोगे, थोड़ा सा भी गेन हुआ, तो एग्जैक्टली ट्रू नेचर क्या है वो डिटरमाइन कैसे किया जाए, किस लेवल पे, क्या लेवल नॉर्मल है, क्या एक्सेसिव है प्रॉफिट्स का, वो तो आप करो। फिर एक CRS की रिपोर्ट है, वो आर्ग्यू करती है कि इफ रैपिड इंक्रीजेस इन प्राइसेस लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स, इन वन सेंस इट कैन बी कॉल्ड ट्रू विंडफॉल्स एज दे आर अनफोर्सिएबल, बट ऑन द अदर हैंड कंपनीज ने आर्ग्यू, कंपनी ये भी तो कह सकती है कि प्रॉफिट उनका उनका ही रिवॉर्ड है, एक्चुअल में उन्होंने अर्न किया है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में उन्होंने पता था काफी रिस्क है। देखिए हर उसको सेक्टर को, हर इन्वेस्टर को पता है कि ऑयल वाला जो सेक्टर है उसमें काफी रिस्क है, इतना वॉलेटिल है, वॉलेटिलिटी है, मतलब कभी प्राइस कितना है कभी कितना है, टैक्सेस लग सकते हैं, तो उनमें भी तो करेज है ना कि वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उनकी, जिसके वजह से उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो लोग ये भी तो एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, राइट। फिर एक और इशू जो है वो ये है
कि किसको टैक्स किया जाना चाहिए। क्या सिर्फ बिग कंपनी जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बल्क हाई प्राइस सेल्स करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं? आपको लगता है कि सारे इतने ही बड़े इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं रिलायंस जैसे? नहीं है भाई, बहुत छोटे छोटे कंपनीज भी हैं जो इस सेक्टर में है, बहुत छोटे छोटे टैक्स उसमें सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, राइट। कहने को तो विंडफॉल टैक्स फिर उसमें भी लग सकता था, मेडिसिन सेक्टर में भी लगाते हैं अब विंडफॉल टैक्स को, क्योंकि उस टाइम पे तो मतलब ऑब्वियसली अचानक से किसी की मेहनत द्वारा तो वो नहीं आया था, पैंडेमिक तो अपने आप आया है, एक्सटर्नल सोर्स है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिर उस टाइम पे सब पे लगा देते, तब भी सब पे नहीं लग सकता था, क्योंकि हर कोई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो नहीं है ना कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहा है, हर कोई इतना बड़ा तो नहीं है, छोटे छोटे भी बैठे हैं मेडिसिन मेकर्स वगैरह, तो उन पे भी टैक्स लगाते थे। तो ये भी एक डिबेट है जो परसिस्टेंट डिबेट है, हमें खुद को नहीं पता कि इस पे क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए, पर सरकार को जरूर कुछ बैठ के सोच समझ के, अगर वो कह ही रहे हैं कि हम कंसल्ट करके ही सारे डिसीजन लेते हैं, तो स्टेट भी करिए, क्या कंसल्टेशन होती है आपके बीच में। 103rd amendment was a fraud on the constitution. Okay, so finally जो EWS कोटा है उस पे शुरू हो गई है, प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं। और सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जो पिटिशनर्स द्वारा आई है वो ये है कि रेजर्वेशन इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती एक पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के रूप में। रेजर्वेशन का मोटिव ये नहीं है कि आप गरीबी हटाएं ऑब्वियसली, और ये सब कुछ उन्होंने कहा है कि फॉरवर्ड क्लासेस यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें जितनी भी अगर गरीबी है या फिर किसी भी तरह से इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, तो रेजर्वेशन का तो मुद्दा वैसे भी इकोनॉमिकल होता ही नहीं। आपने कहाँ पढ़ा है, मैं आपको इन पिटिशनर की बात बता रही हूँ, आपने कहाँ पढ़ा है कि रेजर्वेशन दी इसलिए जाती है क्योंकि आप गरीब हैं? गरीबी हटाने के लिए तो ये प्रोग्राम है ही नहीं। ये तो बेसिकली आप जो पिछले हिस्टोरिकल टाइम से जिनके साथ गलत हुआ है, जिनको सोशल मैट्रिक्स के साथ कभी मिलने ही नहीं दिया, उन लोगों को, जिनको एम्प्लॉयमेंट से दूर रखा गया, एडुकेशन से दूर रखा गया, उन लोगों के लिए, ताकि एक अमालगमेशन हो सके। ये चीज़ें तो आप पढ़ते रहते हैं ना आए दिन, ये यहाँ नहीं लिखी पर मैं आपको बता रही हूँ। रेजर्वेशन का वैसे एक्चुअल मोटिव यही था, ठीक है। तो यही पिटिशनर ने कहा है, ओके। और रेजर्वेशन एड्रेस करता है वही स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। और इनका ये कहना है कि देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो आप EWS कोटा दे रहे हो, इट इज़ अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 10% जो EWS कोटा दे रहे हो, क्योंकि क्या पता है ऐसा हो जो जनरल कैटेगरी के लोगों, जो फॉरवर्ड क्लासेस हैं सो कॉल्ड, मतलब ये ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं। कितना है देखते हैं, वो तो हम भी देखते हैं क्या डिसीजन आता है। तो इनका ये कहना है कि क्या पता उनको वेल्थ मैनेजमेंट ही ना आती हो, पहले तो वो अमीर ही थे ना सारे, इनका ये कहना है। तो क्या पता उनकी पुअर पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट हो, इस वजह से तो फिर आप मतलब उन लोगों का भी ठेका उठाएंगे सारी, तो मॉरल हजार्ड हुआ ना। आप क्यों इकोनॉमिक क्राइटेरिया को रेजर्वेशन का वो एक रख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ये सब कुछ यहाँ पे पार्लियामेंट को पता था, ये सब वगैरह। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने जजमेंट एक अपना पॉइंट रखा है पिटिशनर्स ने, वो ये है कि टू जज एनीवन इज पुअर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। देखिए आपको पता है कि हमारी 8 लाख से कम इनकम है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे EWS कोटा मिलता है, राइट। आपको ये सब कुछ पता है। 1000 स्क्वायर फीट वाला एरिया भी, ये सब कुछ आप सेल्फ डिक्लेयर ही करते हैं। तो इसके बेसिस पे इनका ये कहना है कि सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे कैसे मतलब आप दे सकते हो। और ऊपर से आप इनकम भी सिर्फ पिछले एक ही साल की, एक साल में तो मतलब देखिए ऐसा हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। पैंडेमिक में जैसे क्या हुआ, सारी फैक्ट्रीज, अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पैंडेमिक में आपका बिल्कुल ऐसा बिजनेस है जो चल ही नहीं, सरकार ने उस टाइम पे इंडस्ट्रीज ही तो सबसे पहले बंद की थी, राइट। तो सपोज करिए उस साल में सच में आपकी 8 लाख भी इनकम नहीं आई है ना, तो इसका मतलब आप पुअर हो गए, फिर आप EWS के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि उससे पहले तो मतलब आप वैसे आप करोड़पति हैं ना। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, बट स्टिल इनका ये कहना है कि पिछले एक साल की इनकम देख के कैसे आप वो कर सकते हो। और 5% से कम लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, दैट टू इज ओपन टू मैनिपुलेशंस एंड एनी सच स्कीम इज प्रैक्टिकली नॉट इम्प्लीमेंटेबल, इनका ये कहना है। ओके देखिए बहुत सोशल मीडिया की तरह इन्फ्लुएंस करके, मैनिपुलेट करके, फेसबुक द्वारा, मैसेंजर द्वारा, ट्विटर द्वारा असम के बहुत सारे विमेन और मैन जो एक्सट्रीमिस्ट बॉडीज हैं जैसे कि अल्फा, वो बॉडीज जो है वो उनको रिक्रूट कर रही हैं, उनका ब्रेन वॉश करके। ये असम के CM जो है उन्होंने बोला है। ओके 384 ड्रग्स ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें से कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, कुछ ऐसे आई जस्ट रीड इट कि कहाँ पे लिखा है ये, ताकि मैं आपको बता सकूं। देखिए कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको ड्रॉप किया गया है, कुछ ऐसे कितने हैं 29 आई थिंक, पता नहीं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको ड्रॉप किया है। तो 384 तो आप याद रख ही नहीं सकते मेडिसिन कौन कौन सी है, राइट। तो जब आप 384 नंबर ऑफ मेडिसिन याद नहीं रख सकते, तो आप
प्लीज एक नजर मारिए अच्छे से उन ड्रग्स पे जिनको ड्रॉप किया गया है इन लिस्ट में से, ठीक है। तो जब आप उसको याद रख लेंगे तो अगर बाई चांस ऑप्शंस आए आपके पास तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको ये पता है कि कौन सी लिस्ट में नहीं है, तो जो है फिर वो जो बची हुई है वो है उसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हुआ क्या है, 26 ड्रग्स इंक्लूडिंग द कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेडिसिन रैंटडीन एंड सुक्राफ, ये पता नहीं क्या, आई कैन नॉट इवन प्रोनाउंस सर्टेन केमिकल कॉम्पोजिशंस वगैरह जो यहाँ पे लिखी हैं, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो रैंटडीन तो आपको पता है ये गैस के लिए गोलियां हैं, ये सबको पता है, तो मतलब घर घर में होती थी, तो इन तरह की उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये नाम है जो आपको याद रखने हैं। कहाँ से, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन से, ठीक है, 2022 में इसे अब निकाला गया है। इससे पहले भी 3-4 बारी ये लिस्ट रिवाइज करी जा चुकी है। अब देखिए, अ टोटल ऑफ 384 ड्रग्स फाइंड प्लेस ऑन द लिस्ट विद द एडिशन ऑफ 34 ड्रग्स, जो 34 ड्रग्स हैं उनको ऐड किया गया है, और 26 ड्रग्स हैं उनको ड्रॉप किया गया है। 27 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। और सबसे पहली लिस्ट जो आई थी वो 1996 में हुई थी, 3 बार रिवाइज की जा चुकी है, 2003, 2011, 2015। अब हम देख रहे हैं चौथा रिवीजन अब, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, कौन से ड्रग्स हैं आप प्लीज खुद पढ़िए, आप हो सके तो प्लीज इसको ढंग से याद करने की भी कोशिश करिएगा। ओके, सेंटर हैंगिंग अप ऑन 1098, ओके, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर कि क्या है, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। आपको मिशन, अगर आपको मिशन वात्सल्य पता होगा, जो अभी रिसेंटली आया था मेरे हिसाब से, नॉट टू डिस्टेंट फास्ट, बहुत ही रिसेंट एक मिशन है ये, तो हम उसके भी डिस्कस करेंगे। देखिए, लेकिन हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है, हम ये देख लेते हैं। जो मात्र एक ही डेडिकेटेड हेल्पलाइन थी जो चिल्ड्रन के लिए, चाइल्ड लाइन 1098, जो सक्सेसफुली रन कर रही थी पिछले 26 सालों से, और ये पार्टनरशिप थी सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में। अब वो बेसिकली इंटीग्रेट कर दी जाएगी नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 के साथ, जो यूनियन गवर्नमेंट, देखिए ये जो नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 है ना, ये एक्चुअल में होम अफेयर्स, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ नहीं लिखी लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, वो बेसिकली इसके अंडर आती है, क्योंकि ये जो नंबर है 112 वो डील करता है उस तरह के जो कॉल्स वगैरह डील करना उसके हाथ में है। तो लेकिन ये जो 1098 जो मैं बता रही हूँ कि सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट मिलकर आज तक रन करती थी, तो उधर गवर्नमेंट कौन है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाली, ठीक है, वो वाली मिनिस्ट्री। तो अब इंटीग्रेट करने से पता है क्या हो रहा है एक्चुअल में, इंटीग्रेट करने से ये होगा कि अब जितने भी कॉल्स, अभी हम देखते हैं खैर क्या एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन्ड है सब कुछ, इससे अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर बेसिकली जितने भी उसके वो पुलिस लेगी, सारी कॉल्स पुलिस उठाया करेगी। तो जितने भी, मैं आपको एक बैकग्राउंड तो दे ही देती हूँ, पहले क्या हुआ करता था, ये सारे काउंसलर्स थे, बेसिकली एक्टिविस्ट हुआ करते थे जो ये कॉल्स उठाते थे। और ये एक्टिविस्ट जो थे ना, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हेल्प ही नहीं करते थे या बच्चों को रेस्क्यू ही नहीं करते थे, जो अबैंडन चिल्ड्रन होते हैं या फिर इन तरह के, वो एक्चुअली उनके साथ दिक्कत क्या है, साइकोलॉजिकली भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करके उनसे पूछना कि वो कंफर्टेबल है, बहुत सारी और चीज़ें। तो अब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस स्टेप का इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, पुलिस को इंटेरोगेशन करनी आती है, पुलिस को थोड़ा आता है कि वो काउंसल करें किसी बच्चे को, तो वो बच्चे पे रिपोर्ट करने से, जो लोग होंगे वो रिपोर्ट करने से ही कतराएंगे, क्योंकि पुलिस से तो सबको खौफ है ना, उनको थोड़े ना ट्रेन किया गया है इन चीज़ों के लिए। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में और क्या क्या यहाँ पे लिखा है। ओके, एक ये लिस्ट है, इन्होंने ये कहा है, एक लेटर निकाला गया है सितंबर 12 का, जिसमें यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है स्टेट को, सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, कि आप आइडेंटिफाई करिए एक स्टेट लेवल नोडल ऑफिसर को, सेकंड लेवल ऑफिसर्स को भी, ताकि वो रिपोर्ट कर सके सीटैक, आपको पता है सीटैक भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और वो ताकि होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर सके, मतलब ये जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी फुल फॉर्म यही है, और ताकि इस तरह के केसेस को वो ट्रैक कर सकें, और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। इन्होंने बोला है कि जो गाइडलाइंस हैं मिशन वात्सल्य जो इशू की गई थी मिनिस्ट्री द्वारा, उसी के बारे में उस टाइम पे भी हमने बातचीत की थी, इंटीग्रेशन ऑफ द 2 हेल्पलाइंस। अब हेल्पलाइन बेसिकली 112 हो जाएगी, आप समझ रहे हैं ना, अगर 1098 भी होगा तो 112 वाले ही लोग उसको पिक करेंगे और वही मदद प्रोवाइड करेंगे, आप समझ गए राइट। तो स्मृति ईरानी ने भी इसके लिए पहले ही बहुत सब कुछ इंडिकेशन दे दी थी कि ऐसा होगा, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। Childline is run as a private trust called Childline India Foundation, which is funded by MWCD. Okay, और इसको सेटअप किया गया था 1996 में एज अ प्रोजेक्ट बाय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ओके, ये आपको पता है मुंबई में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इनका भी कैट की तरह ही पेपर होता है।
Okay, that's not important. Okay, child helpline now receives 80 lakh calls a year and has a presence of nearly 700 districts. देखिए अभी सबसे पहले हमें जानना है मिशन वात्सल्य क्या है। अगर मैं इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करूं, 2009 से पहले क्या हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंप्लीमेंट किया करती थी 3 स्कीम्स को जो चिल्ड्रन से डील करते थे, चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन से डील करते थे। ओके वो 3 स्कीम्स क्या थी? पहली थी जुवेनाइल जस्टिस प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और ये मतलब इन सारे बच्चों को बचाते थे जो आते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, जिनको अबैंडन कर दिया जाता था उन लोगों के लिए। दूसरा सिस्टम जो ये रन करते थे वो था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। तीसरा स्कीम ये जो रन करते थे वो ये था स्कीम फॉर असिस्टेंस टू चिल्ड्रंस होम्स। ठीक है, लेकिन 2010 में क्या किया गया, 2010 में इन तीनों को एक ही प्लान में मर्ज कर दिया गया जिसका नाम आया, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। लेकिन 2017 में ये ICPS को भी रीनेम कर दिया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम, CPSS। फिर अब 2021-22 में हम क्या देख रहे हैं, इसको दोबारा रीनेम कर दिया गया है मिशन वात्सल्य करके। ठीक है, अब मिशन वात्सल्य बेसिकली अब अम्ब्रेला स्कीम होगी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को पूरी कंट्री में प्रोवाइड करेगी। ये बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इस मिशन के कि ये जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो अभी सही से फंक्शन नहीं कर रही, उनके फंक्शन को इंप्रूव करना जो भी चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, इन तरह की चीजें ये करेगी। इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब कुछ आपको पता है। ठीक है, और बेसिक ऑब्जेक्टिव की अगर मैं इनकी बात करूं तो वो चाहते हैं कि एक हम सिक्योर कर पाए हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड इन द कंट्री। ओके, तो ये सब कुछ हमने देख लिया। टेली ऑक्सीजन शॉर्टेज डेथ्स पैनल। और राइट, देखिए सेंटर का क्या कहना है कि वो एक्यूरेटली एंटिसिपेट, यानी कि भनक भी नहीं लगी उन्हें कि जो ग्रेविटी है जो कोविड पैंडमिक की वो इतनी बढ़ जाएगी और सब्सीक्वेंट वेव्स आएंगी उसकी इस तरह से, इसलिए हमें पता नहीं चला कि इतनी जल्दी वैक्सीन डेवलपमेंट या फिर इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये सब कुछ बातचीत की गई है। लेकिन अब ये पैनल ये कहता है कि हम काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो थी उसने डिनाई कर दिया कोविड-19 डेथ्स को ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज। मतलब बेसिकली ये जो मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि ऑक्सीजन रिलेटेड जो ऑक्सीजन शॉर्टेज से की वजह से जो डेथ्स हुई, आपको पता है सेकेंड वेव में, तो ये खैर कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, उस टाइम का टाइम तो कोई भूल ही नहीं सकता कभी भी। तो उसके टाइम पे जो डेथ हुई तो आप ऑक्सीजन रिलेटेड डेथ बता ही नहीं रहे उसको, आप उनको अजीब से रीजंस देके कि उस टाइम पे मतलब कोई और कोमोर्बिडिटीज वगैरह की वजह से मतलब डेथ हुई थी। तो आप पहले तो सबसे पहले एक ऑडिट करो और इन तरह की बातों को पता लगाओ। ठीक है, तो ये सब कुछ कहा है। ऑल राइट, देखिए अब रशिया क्या कह रहा है, आपको पता है खार्किव का रीजन इनके पास से जा चुका है। अब रशिया को थोड़ा तो अपना पूरे वर्ल्ड के सामने अपना भी तो थोड़ा दबदबा दिखाना ही है। तो रशिया ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हम भी मैसिव स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव, हमने आर्टिलरी गन्स वगैरह सब कुछ छोड़ दी हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इन तरह की चीज़ें करनी हमने भी शुरू कर दी हैं। तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले, हम भी कोई ग्राउंड नहीं सीड कर रहे हैं किसी को भी, हम भी पीस डील तक तब तक नहीं आएंगे जब तक हम अपना राइटफुल वो ड्यू नहीं ले लेते। 49 अर्मेनियन सोल्जर्स किल्ड इन क्लैशेस। देखिए क्या हुआ है, नोगार्नो काराबेक जो रीजन है आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आप पिछले 1-2 साल से अगेन आई वुड से दैट थिंग, अगर आप नगार्नो काराबेक रीजन के बारे में आए दिन हम देखते रहते हैं न्यूज़पेपर में, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान और मॉस्को भी बीच में आ जाता है क्योंकि वो एक मीडिएटर की तरह एक्ट करता है। देखिए ये अर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत यूनियन रिपब्लिक्स हुआ करते थे, दे आर फॉर्मर सोवियत यूनियन रिपब्लिक्स ओनली। तो मॉस्को का इसलिए इन दोनों से ही रिश्ता बहुत अच्छा है। तो नगोर्नो काराबाख क्या है, बेसिकली एक माउंटेनियस और हेविली फॉरेस्टेड रीजन है जो अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, इंटरनेशनली इसे कैसे रिकॉग्नाइज किया गया है, एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो ये राइटफुली अगर इंटरनेशनली देखें तो ये अजरबैजान का रीजन है नगोर्नो काराबाख। ठीक है, लेकिन बात ये है कि सिर्फ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से कुछ नहीं हो जाता, यहाँ पे जो रहते हैं वो कौन है, वो वास्ट मेजॉरिटी अर्मेनियंस की है, दे आर एथनिकली अर्मेनियंस। तो ऑब्वियसली अगर हम इस तरह से देखें तो अर्मेनिया का क्लेम बढ़ जाता है, राइट। तो इसीलिए और वहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है, जब क्योंकि वो अर्मेनियंस हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं अजेरी रूल को। अजेरी मतलब जिस तरह का लीगल सिस्टम या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वहाँ पे लगाए जाते हैं, जिस तरह से सरकार वहाँ चलती है, वो अजरबैजान की है, राइट, उनका लीगल सिस्टम है अजेरी रूल। ठीक है, तो वो उसको कम्प्लीटली डिनाई करते हैं। तो ये क्या कहते हैं अर्मेनियंस, क्या कहते हैं, तो फिर हुआ ना हमारा, जब वहाँ के लोग नहीं मानते, लोगों से बढ़ के क्या देश है आपका, आपका या क्या रीजन आपका हुआ। तो ये चीज़ है बेसिकली, इसी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत सारे तरह के क्लैशेस होते रहते हैं।
और आफ्टर अजरबैजान ट्रूप्स वर पुश्ड आउट ऑफ द रीजन, जब ऐसा हुआ था फॉलोइंग अ वॉर इन द 1990s, तो फिर मतलब तब से लेके अभी तक अगर हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो नगार्नो कराबाख का है वो अर्मेनिया के अंडर ही आता है, क्योंकि अजरबैजान की जो ट्रूप्स थी उनको रीजन से निकाल फेंका था 1999 की एक वॉर में जो दोनों के बीच में हुई थी। लेकिन आए दिन हम देखते रहते हैं, लेकिन मॉस्को ने कहा है देखिए अभी मामला ठंडा हो चुका है, क्योंकि हमने दोनों के बीच में एक सुलह करवा दी है। देखिए रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हुआ दोबारा से क्योंकि 2020 में तो इनके बीच में दोनों में सुलह करवा दी थी रशिया ने, लेकिन अब बात ये कह रहे हैं देखिए इसलिए हुआ है क्योंकि ना रशिया थोड़ा सा बिजी हो गया है अपनी यूक्रेन की फाइट में, तो इसीलिए ये वाले इसको रीजन को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन रशिया ने अब फाइनली दोबारा मीडिएट करवा दिया है, मामला ठंडा ही है। अब एक छोटा सा आर्टिकल है जो हमें डिस्कस करना है FATF के ऊपर। वो ये है कि FATF का जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, आपको पता है कि रीजन लेवल एफिलिएट्स भी हैं FATF का, राइट। तो ये जो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो अगर हम एशिया पैसिफिक ग्रुप का हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इट इज़ इन सिडनी यू नो राइट, ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो वहाँ के अब इस ग्लोबल वॉच डॉग के इस रीजनल ग्रुप ने पाकिस्तान को क्या कहा है, देखिए पाकिस्तान ना ग्रे लिस्ट पे है अभी, ठीक है। काफ़ी हाई लेवल ऑफ मॉनिटरिंग चल रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या फिर आप फिनेंस करते हैं टेरर आउटफिट्स को, उसको रोकते नहीं हैं। तो इस ग्रुप का ये कहना है एशिया पैसिफिक ग्रुप का कि 11 इंटरनेशनल गोल्स में से जो एंटाई मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बैटिंग द फिनेंसिंग ऑफ टेरर के ऊपर है, 11 में से 10 में तो आप लो एकदम लो इफेक्टिवनेस है आपकी, तो हम आपको इतना कम रैंक करते हैं, तो इसके लिए आप कुछ करिए। सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच।